गृह मंत्री अमित शाह से ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने की बातचीत। कहा, तूफान याद से निपटने के लिए हम तैयार। देश में धीमी हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार, लेकिन ब्लैक फंगस से बड़ी दहशत, लगातार बढ़ रहे हैं केस। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी हुआ लापता, तलाश में जुटी एंटीगुआ पुलिस। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने रॉयल भूटान आर्मी से की बातचीत। रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, और मैं हूं जुबैर खान। देश में कोरोना की दूसरी लहर से अभी राहत भी नहीं मिली है कि तीसरी लहर को लेकर लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। यही वजह है कि बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी तेज की गई है। जानकारी के मुताबिक भारत बायोटेक जून से बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर परीक्षण शुरू कर सकता है। कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल एडवोकेसी हेड डॉक्टर राजेश एला ने बताया कि कंपनी को तीसरी या चौथी तिमाही के अंत तक कोवैक्सीन के परीक्षण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिल सकती है। भारत बायोटेक से जुड़े एक सदस्य ने कहा कि हमारी मेहनत अब रंग ला रही है। हमारी टीम की ओर से तैयार किया गया टीका बेहतर तरीके से काम कर रहा है। हमें खुशी है कि टीका कारगर है और लोगों की जान बचा पाने में माहिर है। जब हम काम खत्म कर घर वापस जाते हैं तो हमें बेहद अच्छा महसूस होता है। हमें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक हम अपनी निर्माण क्षमता को 70 करोड़ खुराक तक बढ़ा देंगे। देश में कोरोना की लहर का असर थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2.5 लाख से कम केस सामने आए हैं, जो मई महीने में अब तक एक दिन में सबसे कम केस हैं। लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 4,454 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमण दर में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के 2,22,000 मामले रिपोर्ट किए गए। 40 दिन के बाद ये अब तक के सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। जिला स्तर पर भी कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। 3 मई तक रिकवरी रेट 81.7% था, जो बढ़कर 88.7% हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 22 दिनों से देश में सक्रिय मामलों की संख्या में खासी कमी देखी गई। 3 मई के समय देश में 17.13% सक्रिय मामलों की संख्या थी। अब ये घटकर 10.17% रह गई है। पिछले 2 हफ्तों में सक्रिय मामलों की संख्या में करीब 10 लाख की कमी देखी गई है। फिलहाल देश में 27 लाख केस एक्टिव हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद मोहम्मद आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। आजम खान को ऑक्सीजन पर रखा गया है। मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि सीटी स्कैन के बाद आजम खान के लंग्स में फाइब्रोसिस नामक रोग की शिकायत मिली है। साथ ही साथ कैविटी भी पाई गई है, जिसके चलते आज उनका ऑक्सीजन सपोर्ट बढ़ाया गया है। फाइब्रोसिस एक ऐसी स्थिति होती है जो फेफड़ों में जख्म और अकड़न की वजह से बनती है। इसके चलते शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से सांस लेने में काफी दिक्कत और तकलीफ महसूस होती है। इसके चलते दिल संबंधी विकार और अन्य मुश्किल भी पैदा हो सकती हैं। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की हालत गंभीर है और वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की देखरेख में है। वहीं उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला खान की स्थिति अब स्टेबल है। हालांकि उन पर सीसीएम के डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज सादगी के साथ बिना सरकारी अमले के बहुचर्चित हार्डवेयर से प्याली चौक तक 4 लेन बनाई जा रही रोड का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोड का कार्य चल रहा है और लगभग समय सीमा के अंदर ही बनकर तैयार हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस सड़क के बनने से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा एनआईटी बड़कल विधानसभा फरीदाबाद शहर के लिए ये सड़क वरदान साबित होगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सड़क बना रहे ठेकेदारों को भी उचित दिशा निर्देश दिए और सड़क को तय सीमा में बनाने के लिए अपील की। उन्होंने ठेकेदार को यह भी कहा कि सड़क निर्माण में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। जम्मू के उपायुक्त अंशुल गर्ग ने कहा है कि प्रशासन जम्मू के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नियंत्रण रणनीति का पालन कर रहा है। डीसी गर्ग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे कोविड मामले फैल रहे हैं। पिछले 10 दिनों में अखनूर, बिशा और आरएसपुरा के हमारे सब डिविजनल टास्क फोर्स ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किया। हम कंट्रोल रणनीति का पालन कर रहे हैं। हम रोजाना लगभग 8000 टेस्ट कर रहे हैं। देखिए, टेस्टिंग जो है सबसे प्राइमरी हथियार रहा है, चाहे वो पिछले साल कोविड वेव 1 थी या वेव 2 है। और टेस्टिंग जितनी ज्यादा हम कर रहे हैं उससे हमारे को इन्फेक्शन के कहाँ स्प्रेड ज्यादा है, किन केसेस किन एरियाज में कंटेनमेंट की जरूरत है, वो सामने आता है। जैसा पिछले 1 महीने में हम देख रहे थे कि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट्स हैं, अर्बन एरियाज हैं, कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहां केसेस ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन अब रूरल एरियाज में भी धीरे धीरे स्प्रेड बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले 10 दिनों में हमारी जो सब डिविजनल लेवल टास्क फोर्सेज हैं, चाहे वो अखनूर की हों, हमारी मड़ की हों, चाहे वो आरएसपुरा बिश्नाह एरियाज की हों, सब इलाकों के अंदर हमने बहुत सारे मैसिव टेस्ट किए हैं। और रूरल एरियाज में भी बहुत सारे ऐसे क्लस्टर्स उभर के आए हैं जिनके अंदर हम कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं और वहां पे फिर एग्रेसिव टेस्टिंग की जा रही है। हमने जो टेस्टिंग की कैपेसिटीज हैं, तकरीबन 5,500-6 हजार टेस्ट जो हम अप्रैल के लास्ट वीक में कर रहे थे, आज हम 7, 7,500, 8,000 टेस्ट तकरीबन पर डे कर रहे हैं। तो टेस्टिंग को उतना ही रैंप अप किया गया है ताकि जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है उसका जायजा लिया जा सके। पॉजिटिविटी रेट जैसे जैसे अगर बढ़ता है तो उसने ही टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं ताकि इस चीज को। मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर फ्रिंगिज टावर चौक पर अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे करीब 50 से ज्यादा कांग्रेसी धरने पर बैठ गए और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ पर कल एक एफआईआर के विरोध में कांग्रेसियों ने शहर में प्रदर्शन शुरू किया। आपको बता दें कि कांग्रेसी जब धरना दे रहे थे तब वहां के महामारी के नियमों को भूल गए और प्रोटोकॉल्स को तोड़कर कई लोग बिना मास्क के भीड़ में बैठे हुए दिखाई दिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमकर मखौल उड़ाया गया। एसडीएम संजय साहू ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली थी। इन सभी पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके विरोध में यहाँ फ्रीगंज टावर पे ज्ञापन दिया गया है, उसी के संबंध में ये चल रहा था। सर, ये जो धरना दिया गया है इसकी परमिशन ली गई थी क्या? नहीं, इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो 144 धारा 144 लगी हुई है, निश्चित रूप से लॉकडाउन के उल्लंघन की जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो इस पर की जाएगी। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ अम्बेडकर प्रतिमा पर एक्सपीएम साहब के विरुद्ध जो एफआईआर हुई है उसके अगेंस्ट में यहाँ धरना दिया, नारेबाजी भी की है। क्योंकि लॉकडाउन है, 144 लागू है, अधिकारियों से निर्देशन लेकर उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सर इसकी मैडम इसकी परमिशन ली गई थी धरने के लिए? नहीं, इस तरह की कोई परमिशन संज्ञान में नहीं आई है। आज शहर कांग्रेस ने माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर जो फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है उसके विरोध में शिवराज के खिलाफ, मोहन यादव जी के खिलाफ, अनिल फिरोजिया के खिलाफ आज हम लोगों ने कोतवाली में एफआईआर की मांग की है। और पूर्ण विषय यह है कि जनता के साथ सिर्फ फरेब हो रहा है। जिस कानून के तहत लोगों पर कार्रवाई करी जा रही है उस कानून के तहत लोगों का संरक्षण नहीं किया जा रहा है, जबकि तमाम चीज़ें लोगों के अधिकार की हैं और सरकार उनको दे नहीं रही है। इसके लिए शहर कांग्रेस ने विरोध किया है। एफआईआर दर्ज करवाइए कहीं थाने में जाकर? हाँ, कोतवाली थाने में हम लोगों ने आवेदन। जहां एक तरफ भारत में लोग कोरोना वायरस की मार झेल रहे हैं तो वहीं अब ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार ब्लैक फंगस मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में कई लोगों ने ब्लैक फंगस के इलाज के दौरान अपनी जान गंवा दी। राजधानी लखनऊ में 90 हॉस्पिटल्स में बेड फुल हो गए हैं और लगातार ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ब्लैक फंगस के मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाए जिससे उनकी जान बचाई जा सके।
राजधानी लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक पेशेंट के पेट में ब्लैक फंगस के संक्रमण मिला है। ये है कि अप्रोक्सीमेट 17 अप्रैल को उनको फीवर आया, तो हम लोगों ने इमीडिएट उन्हें लखनऊ के डॉक्टर से कंसल्ट किया। फीवर से वो बढ़ता रहा तो उनको कुछ कोविड के सिम्टम्स हुए, जिससे डॉक्टर मल्होत्रा करके हैं, उन्होंने टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू उन्हें अच्छा उपचार दिया और 20-25 दिनों के अंदर वो पूरी तरह से रिकवर हो गए। ये अप्रोक्स 14 तारीख को उनको इमीडिएट खाना खाने के बाद एक खून की उल्टी हुई। खून की जैसे उल्टी हुई तो खून की उल्टी होने के बाद हम लोग उन्हें तुरंत लखनऊ लेके आए और वहाँ पे उनका जो भी डायग्नोस होना था, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, वो सारी चीजें हुई। उसके बाद उनको कुछ नॉर्मल महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा इस स्थिति में कि आप किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए। हम लोगों ने डॉक्टर, एक नॉन डॉक्टर है जय चौधरी, उनको दिखाया नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन वो रात हो गई थी काफी। उन्होंने इंडोस्कोपी करने के लिए बोला और अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड करवाया बोला, तब भी उसमें सारी रिपोर्ट नहीं आई। इंडोस्कोपी जब नेक्स्ट दिन किया गया तो उन्हें कुछ अजीब सा अल्सर और अजीब सा फंगस जैसा महसूस हुआ। उन्होंने अंदर से कुछ पार्टिकल निकाल के, जो भी निकालते हो वो निकाला और उसे बायोप्सी की रिपोर्ट के लिए भेज दिया और सीटी स्कैन के लिए बोला। नेक्स्ट डे जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आती है और बायोप्सी की रिपोर्ट आती है तो उसमें जो भी आपका ब्लैक फंगस है स्टोमक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लॉकडाउन में भले ही शहर भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात हो, फिर भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश बेखौफ होकर गदर मचा रहे हैं। ताजा मामला चारधाम मंदिर के पास स्थित गणेश कॉलोनी का है, जहां बीती रात बदमाशों ने यहां आकर लेबर ऑफिस में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत महिला रितिका वर्मा के घर पर जमकर पथराव किया। करीब 10 से ज्यादा की संख्या में बाइक्स पर सवार होकर आए युवकों ने अकाउंटेंट के घर पर धावा बोल दिया और जमकर पत्थरबाजी करने लगे। हमले की दहशत से अकाउंटेंट और उनके परिवार के सदस्य सहम गए और घर के अंदर ही छुप गए। करीब 20 मिनट तक पथराव करने के बाद सभी युवक बाइक्स पर सवार होकर फरार हो गए। पूरे मामले में महाकाल थाने के प्रभारी अरविंद तोमर ने बताया कि घटना में एफआईआर दर्ज की गई है और अब तक 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। 2 अक्टूबर के दिन यहाँ के कुछ आवारा लड़के जो चाकू छुरे और धंधा करते हैं, पूरा वही बेचते 2 नंबर का। वो पापा हमारे पुराने घर पे बैठे थे, पापा ने मना किया उनको तो चाकू लेके आए। हमने महाकाल थाने में कंप्लेंट करी, उस समय कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद जब मैंने कैमरे लगवाए घर में, हमारे घर के सामने एक भैया रहते हैं, उनके यहाँ 15 से 20 लड़के 14 जनवरी के दिन मारने गए थे। जब हमने सीसीटीवी फुटेज उनको दी, उसके बाद से पूरे जो लड़के हैं जो ये आतंकवादी वाला काम करते हैं, वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। मुझे बोलते तेजाब डाल देंगे। कल के दिन इन लड़कों ने सुबह पापा को गाली दे के गए और शाम को पथराव कर दिया। पथराव की पूरी सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास और कैमरे भी पूरे फोड़ के चले गए वो लोग। कौन लोग थे, क्या नाम आपको? उसमें हाँ, एक तो उदय सत्तोरिया और मयूर ठाकुर करके हैं, उसका भाई का पूरा क्लियर नाम, वो फुटेज भी आई है। डंडा कैमरा मारते और ऊपर इतने पत्थर मारे हैं मेरे भैया के। हरियाणा के चरखी दादरी में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत और उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने गांव मुंडाल समेत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर्स का भी निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग की टीम को कोविड-19 स्थिति को कंट्रोल करने की दिशा में आवश्यक आदेश दिए। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद ने भी ऑक्सीजन के 225 सिलेंडर्स हॉस्पिटल को दिए। जिला उपायुक्त जयबीर आर्य ने बताया कि दान देने वाले सज्जनों की सूची लगातार बढ़ रही है। दानी सज्जन हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एनजीओज हैं, वॉलंटियर्स हैं, सभी की मीटिंग बुलाई थी और ये उसी का नतीजा है, उसी कड़ी का कि लगातार लोग दान की प्रति जो एक दूसरे के कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो एक दूसरे की हेल्प करने का जो सामाजिक कर्तव्य है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जिला भिवानी के निवासी बखूबी निभा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज ये डायनामिक एक्सप्लोसिव की तरफ से श्री कुलदीप जी ने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीमीटर अपने इलाके के लोगों की इस कोविड-19 पेंडेमिक में जान बचाने के लिए इन्होंने ये दान दिया है। तो जिला प्रशासन
इनका आभारी हैं। भारत की ये पश्चिमी काल से ही रीति रही है कि सब लोग दान में बहुत विश्वास रखते हैं। दीवानी में भी दान को देखने को बहुत मिल रहा है, खासकर जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसमें दीवानी के सभी जन बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, दान कर रहे हैं, अपनी क्षमता से बढ़कर दान कर रहे हैं। हर दायरे में आकर दान करने की कोशिश रही है सब लोगों की। ऐसे में रणवीर जी ने भी हमारी दीवानी विटेनरी अस्पताल में 200 सिलेंडर्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स दान किए हैं। और एक और शख्स हैं कुलदीप जी, उन्होंने भी संगमा और भूटान PHC के लिए 4 कंसनट्रेटर्स, 4 पल्स ऑक्सीमीटर्स, 4 ऑक्सीजन सिलेंडर्स। रीवा के मऊगंज थाना अंतर्गत पटेहरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 अज्ञात लोगों ने पटेहरा निवासी भुवनेश्वर प्रसाद गुप्ता के घर में घुसकर अचानक फायरिंग करना शुरू किया। हालांकि गनीमत यह रही कि गोली से घर वाले सहित पीड़ित बाल बाल बच गए, लेकिन जैसे ही लोगों ने गोली की आवाज सुनी तो लोग सन्न रह गए और इलाके में हल्ला गुल्ला करना शुरू किया। शोर सुनकर दोनों आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे, जिसके बाद पीड़ित ने मऊगंज थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। घटनास्थल से गोली के छर्रे, खोखे के साथ साथ आरोपियों का एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला फॉरेक्स तस्करी से जुड़ा हुआ है। बहरहाल पुलिस ने सबूतों के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। ये परसों 22 तारीख को शाम को 7 बजे के आसपास पटेहरा गांव से एक शिकायतकर्ता रतन चंद्र गुप्ता ये पहुंचे थे और इन्होंने शिकायत की कि साहब हमारे यहाँ पर 3 लोग मनीष सिंह, संजू, सुमित, ये 3 लोग आए थे मोटरसाइकिल से और उन्होंने गोली चलाई। किसी को चोट नहीं थी। इस कारण से पुलिस ने स्टार्टिंग तस्दीक की। तस्दीक से पता चला कि दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं और इनका कोई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, उस के कारण से हो सकता है ये कहीं एक दूसरे को फंसाने के उद्देश्य से गलत रिपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया, संज्ञान में लेकर पुलिस ने अभी तक जांच की। फरियादी को बुलाया जा रहा है तो फरियादी बयान देने के लिए नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनमें आपस में कुछ समझौता भी हो गया है। एक मनीष सिंह सेंगर, सुमित कुमार मिश्रा और संजू सेंगर, ये तीनों आरोपी बराबर आए और सामान मांगने के बाद झगड़ा करने लगे। फिर गोली बोले के पैसा तो उन्हें गोली फायरिंग करने लगे। हम लोग गीत पच्चीस खाना खा रहे थे, सभी लोग गांव के दौड़ के आए और गोली फायरिंग किए। मऊगंज में फ़ोन लगाया, मऊगंज के पुलिस यहाँ एक बार आई, फिर इसके बाद बोलती है चलो रिपोर्ट हम देख लेंगे क्या है कैसा है। अभी तक नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो बराबर हमारे यहाँ आकर बरामद ही बराबर चौतरफा आगे पीछे बराबर लगे हुए 2 फायरिंग हुई थी गोली की। तो गोली पुलिस के हाथ में लगी है? पुलिस के हाथ में, हाँ, गोली बरामद पुलिस को दे दिए हैं। गोली का छर्रा और मोबाइल भी एक दे दिए हैं, वीवो का सेट है। उन्हीं का आरोपियों का? आरोपी का मनीष सिंह सेंगर, सुमित कुमार मिश्रा का। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण सिर्फ मात्र सामान मांगने का। यूपी के संभल में लगातार तीसरे दिन फिर जंगल राज की तस्वीर सामने आई है, जहां लेन देन के विवाद में भीषण पथराव हुआ है। पुलिस के मुताबिक 2 लोग घायल हैं, 7 को गिरफ्तार किया गया है। लाठी डंडे हाथों में लिए भीषण पथराव की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें रजपुरा थाना से सामने आई हैं, जहां भीड़ भयंकर पथराव कर रही है। वहीं दुकान की छत से भी पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। पथराव की यह घटना भी पुलिस चौकी से चंद गज दूर की है। हालांकि पुलिस कर्मियों ने ही बाद में हौसला दिखाते हुए भीड़ को खदेड़कर विवाद को शांत किया। आज दिनांक 24/5/21 को थाना रजपुरा अंतर्गत ग्राम जिजौड़ा में परचून की दुकान पर उधारी के पैसे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें नीतू पत्नी नेत्रपाल, भूप सिंह पुत्र धर्मपाल घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। ग्राम जिजौड़ा में किशनपाल पुत्र धर्मेंद्र की दुकान है, जहां पर सोनू पुत्र इद्रेश द्वारा दुकान पर सामान को लेकर कहासुनी हुई है और उसी में मारपीट हुई है। 7 लोगों को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून एवं शांति व्यवस्था। हरियाणा के पलवल में कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 31 मई सुबह 5 बजे किया है। इसी के साथ ही कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। मार्केट में दुकानें अब सम विषम के तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान काटे जाएंगे। वहीं नियमों की
नजरअंदाजी कर रहे दुकानदारों के चालान काट रहे पुलिसकर्मी एएसआई रवि कुमार ने बताया कि वक्त के तहत दुकानें खुलनी थी, लेकिन कुछ लोगों ने नियमों की अवहेलना की और दुकानें खोल दी, जिनके चालान काटे जा रहे हैं। पहली बार तो केवल चालान ही काटे जा रहे हैं। यदि दोबारा से वो दुकानदार नियमों को नहीं मानते हैं, कायदे कानूनों का मखौल उड़ाते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ठीक है जी, ऑड इवन। बस ये है कि गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया है वो टाइम सही नहीं दिया। सुबह 7 से 12 का दिया है, ये टाइम 7 से 12 की बजाय 10 से 5 का कर देते, या फिर 3 घंटे सुबह 2 घंटे शाम कर देते। सुबह 7 बजे कौन दुकानदार आएगा जी? सुबह 7 बजे के लिए 5 बजे 6 बजे उठो, ग्राहक भी नहीं आते। उसमें सुबह 7 बजे आओ, बिना नहाए आओ, फिर उसके बाद 5 घंटे दुकान पे बैठे रहो बिना खाए पिए। ऐसा है, जो ये आज बाजार खुले हैं 7 से 12 का टाइम तो सूटेबल ही नहीं है, क्योंकि 7 से 12 के टाइम में ग्राहक आ नहीं पाता। 12 बजे के बाद ग्राहक अपना काम धंधा निपटा के बाजार में आते हैं। इससे अच्छा होता कि 10 से 4 खोलते बाजार को, तो थोड़ा बहुत दुकानदारों को बेनिफिट मिलता। और वरना ये बाजार खुलने का तो कोई नहीं है, फायदा नहीं है। हाँ, इससे 7 से 12 खोलने का कोई फायदा नहीं है बाजार। दुकान खोलनी थी, तो अब ये विषम नंबर की दुकान खोल दी नहीं, ये आप लोग उल्लंघना कर रहे हैं। विषम दुकानें कुछ शटर बंद थे, अंदर ग्राहक थे, ऐसी भी यही दुकान खुली हुई थी। बाद में पुलिस आने के बाद, हमारे आने के बाद तो शटर खुलवाए गए हैं और तो शटर खुले हुए थे। नहीं, शटर गिराए गए थे तो आपने खुद खोले हैं? हमने नहीं खोली, पहले खोली हुई थी, अंदर ग्राहक थे। कितने का चालान किया गया, क्या नियम? यूपी के मथुरा में कोरोना की दूसरी लहर से जंग जीतना किसी भी मरीज के लिए नए जीवन का वरदान जैसा है, जो मुमकिन है बेहतर इलाज और स्वास्थ्य कर्मियों के जज्बे से। इसी कड़ी में अस्पताल से जिंदगी की जंग जीतकर घर जा रहे मरीजों को अस्पताल प्रबंधन ने यादगार विदाई देने का फैसला लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव जैन के नेतृत्व में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने घर जा रहे मरीजों का माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ भेंट कर विदाई दी। तो मरीजों ने भी अस्पताल के स्टाफ का सेवा भाव के लिए धन्यवाद किया। मैं ठीक होकर जा रही हूँ, लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। क्या बीमारी थी आपको? मेरे को आज हम कोरोना पॉजिटिव थी, मैं आई थी यहाँ पे। डॉक्टर तो भगवान है, मुझे जिंदगी करने का समय भी नहीं मिल पा रहा था। तो अब हमारे मरीज जो है हमारे आना थोड़े से मतलब जो कोरोना की वेव है वो कम हुई है, तो हम लोग मरीजों का जो सही होके जा रहे हैं उनका हम स्वागत करना चाहते हैं और उनको बधाई देना चाहते हैं कि वो इन्होंने कोरोना की लड़ाई इतने उससे करी। और हम लोग, मैं अपना सारे स्टाफ का और डॉक्टरों का जो हम लोग कोरोना में लगाए उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से और जी जान से उन्होंने हमारे सब मरीजों की सेवा करी है। और जो मरीज हमारे जा रहे हैं जिला चिकित्सालय से हो सके वो भी आगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर भी जारी है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 500 से ज्यादा हो गई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की दिल्ली में भारी किल्लत है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से इंजेक्शन की बेहद कम डोज मिलने का जिक्र किया। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कमी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सेंटर बना लिए गए हैं। एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर बना दिए गए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। रविवार को भी दिल्ली को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवाई नहीं मिली। केजरीवाल ने इंजेक्शन की किल्लत पर चिंता जताते हुए कहा कि बिना दवाई के ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज मुमकिन नहीं है। एक दिन में 4 से 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं। जब तक इंजेक्शन ही नहीं मिलेगा, इलाज भी कैसे किया जाएगा? अचानक ये बीमारी आई है। केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों को इंजेक्शन देती है, लेकिन दवाई की मार्केट में बहुत कमी है। दवाई के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बेहद जरूरत है। वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किए थे, लेकिन अब उसे अमेरिकी मॉडर्ना की तरफ से झटका लगा है, क्योंकि मॉडर्ना ने वैक्सीन देने से साफ तौर पर इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि राज्य सरकार को वैक्सीन देना उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। दरअसल पंजाब में वैक्सीन की कमी हो रही है।
इसे दूर करने के लिए 20 मई को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ग्लोबल टेंडर जारी करने के आदेश दिए थे। इसके लिए अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक से संपर्क किया गया था। इस पर बाकी कंपनियों से अभी कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन मॉडर्ना ने वैक्सीन देने से इनकार किया है। मॉडर्ना का कहना है कि राज्य सरकार को वैक्सीन देना उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। कंपनी सिर्फ भारत सरकार को ही वैक्सीन दे सकती है। बता दें कि पंजाब सरकार ने वैक्सीन की करीब 50 लाख डोज की कमी की जानकारी दी थी। इनमें से 30 लाख डोज तो 18 से 44 साल के लोगों के लिए चाहिए। वैक्सीन की कमी की वजह से 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी प्रभावित हो रहा है। वैक्सीन की कमी होने की वजह से पिछले 3 दिनों में 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। पंजाब पुलिस के कर्मचारियों का गलत कारनामों की वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस में तैनात सभी कर्मचारी एक जैसे नहीं होते और ये सच कर दिखाया है मोगा के एसएसपी दफ्तर में तैनात हवलदार जसवीर सिंह ने, जो कि पिछले 4-5 सालों से मोगा पुलिस, मोगावासी और एनआरआई के सहयोग से एक वृद्ध आश्रम को चला रहे हैं और ड्यूटी के साथ साथ वो अपने साथियों के साथ लेकर इन बुजुर्गों की सेवा करते हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जिनका अपना सब कुछ होते हुए भी कोई नहीं है और हवलदार जसवीर सिंह अब उनका सहारा है। वहीं इस आश्रम में 3 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। देखिए, हर एक डिपार्टमेंट दे विच 2-3% इंसान हुंदे इस तरह के जिहड़े उस डिपार्टमेंट नूं बदनाम करते आ। जे कह दईए असीं सारे दी सारी पंजाब पुलिस जां सारे दे सारे डिपार्टमेंट सही आ, 2-4% डिपार्टमेंट दे विच जरूर इदां दे आंसर हुंदे आ जिहड़े गलत हरकतां करदे आ। ते साडे दा पंजाब पुलिस मोगा बहुत वधिया मतलब कि सरदार हरमनवीर सिंह गिल SSP मोगा जी की रहनमई हेठ बहुत वधिया ड्यूटी सारे निभा रहे हैं। अज तक किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो मैं SSP साहब का बहुत बहुत धन्नवाद करदा गा, जिन्हों ने मैनू बहुत मान सम्मान भी दिता है सेवा करके। तो बहुत वधिया उन्होंने मैनू सहयोग मिल रहा। तो असीं दिन दुगनी रात चौगनी करके सेवा निभा रहे हैं। तो बाकी मैं अपनी ड्यूटी 5 बजे तो बाद बंद करके इत्थे आश्रम दे विच आ जाना गा। तो आश्रम दे विच आके इत्थे सारे बजुर्गों की सेवा संभाल देखभाल। तो फिलहाल नमस्कार भारत में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला ANB न्यूज़ पर लगातार जारी है।